Good afternoon, student. As in our previous lesson, we have done commercial bank. So we are going to take a fast recap about that. Commercial bank में हमने क्या study किया? It is an intermediary bank. It helps in accepting the deposit and providing the loan. It plays a vital role in the economic growth also of our country. In that, we have seen classified in commercial bank is classified into four categories, that is public sector bank, private sector bank, regional bank, rural bank, foreign bank. Popular definition given of commercial bank by Professor Carnecross: a bank is a financial intermediary, a dealer in loan and debt. Middleman plays a middleman role and helps in providing loan and accepting the deposit. फंक्शंस हमने देखा था जिसमें एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट था. एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट मतलब पब्लिक से डिपॉजिट लेना, और उसको दो क्लासिफिकेशंस थे, जैसे कि डिमांड डिपॉजिट एंड अदर वाज टाइम डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट इज एज पर द नीड ऑफ डिमांड ऑफ द कस्टमर्स. उसके अंदर डिमांड डिपॉजिट से बाद हमने देखा था डिमांड डिपॉजिट में दो अकाउंट, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट. करंट अकाउंट क्या था? जो बिजनेसमैन अकाउंट होता है और उसमें हर डे टू डे एक्टिविटी होता है, उन्हें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है. सेकेंड वन वॉज सेविंग अकाउंट. सेविंग अकाउंट था जिसमें वो मिडिल सैलरीड पर्सन का सेविंग होता है या छोटे बिजनेसमैन का सेविंग होता है, हमने वो देखा था. आफ्टर दैट वी हैव सीन द अदर फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक वॉज प्रोवाइडिंग लोन एंड एडवांसेस. लोन और एडवांस प्रोवाइड करती है लोगों को. वो कैश पे डिपेंड करता है, वो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म डिपॉजिट लोन प्रोवाइड करती है. एज पर द ड्यूरेशन ऑफ द लोन उसका इंटरेस्ट रेट उनको प्रोवाइड किया जाता था बैंक को. आफ्टर दैट थर्ड वन वी हैव सीन एंसिलरी फंक्शन. अदर फंक्शंस लाइक फंक्शंस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग, मनी ट्रांसफ़र, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, डिपोजिटर्स, लॉकर, बहुत सारे वेरियस फंक्शंस प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक. He also plays a role of credit creation. He is also known for credit creation in the economic. Like हमारा जो भी लोन हम लेते हैं उसमें से वो थोड़ा अमाउंट क्रेडिट क्रिएट करके अदर्स से इनकम जनरेट करती है, इसलिए उसको क्रेडिट क्रिएशन जो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया है. आफ्टर दैट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोऑपरेटिव बैंक. कोऑपरेटिव बैंक क्या रोल प्ले करती है, वी आर गोइंग टू सी एंड हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस. कोऑपरेटिव बैंक मतलब कि बैंक जो कि एक कॉरपोरेशन के थ्रू वर्कआउट करती है फॉर लोकल पीपल. यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक इज केम इनटू एग्जिस्टेंस विथ एनएक्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904. कब से वो फंक्शन में आई है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1904 के एक्ट के अंडर. यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक supplement the effort of commercial bank by meeting the credit need of local population. यहाँ पे बोला है cooperative bank supplement the efforts of commercial bank by meeting the credit need of local bank. local bank population का जो कि आम लोग होते हैं उनका नीड फुलफिल करने के लिए बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ट्रस्ट, सहकारी बैंक फॉर्म हुआ है. लोकल पब्लिक का जो भी रिक्वायरमेंट एज पर द नीड ऑफ बैंक इज हेल्पफुल. इट फुलफिल्स द बैंकिंग नीड ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इनकम ग्रुप. स्मॉल एंड मीडियम इनकम ग्रुप को बोला है कि इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करेगी, कि लोकल पब्लिक में स्मॉल एंड मीडियम इनकम ग्रुप आती है. द कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर कंप्राइजेस ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूट सच एज Primary Cooperative Credit Society, District Central and Cooperative Bank and State Cooperative Bank. यहाँ पे बोला है कि the cooperative credit sector comprises तीन cooperative sectors से comprises है. First one is Primary Cooperative Credit Society, District Central Cooperative Society. Third one is स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. यहाँ पे देखिए बाय 3 टायर कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, 3 टायर कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे. यहाँ पे फर्स्टली दिया है प्राइमरी लेवल. प्राइमरी लेवल मतलब हमारा स्टार्टिंग या लोकल लेवल.
प्राइमरी लेवल में जहाँ पे लोकल पीपल का हेल्प किया जाता है, जहाँ पे बैंक फैसिलिटी अच्छे से अवेलेबल ना हो, वहाँ पे प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हेल्पफुल होती है। जैसे कि हमारे विलेज एंड टाउन्स के लिए होते हैं, जहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है, वहाँ पे प्राइमरी लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर हेल्पफुल, यहाँ पे प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी वर्कआउट करती है, उन्हें पैसे लोन में देती है ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। सेकेंड वन इज़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो फंक्शन करती है, ये एक रोल और प्ले करती है, मिडल मैन रोल, जो कि प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी और यहाँ पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बीच में ये लिंक होती है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। जैसे कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, जैसे कि बीड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, चंद्रपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एक बैंक होती है जो प्राइमरी और स्टेट लेवल को कनेक्ट करती है एक दूसरे से। स्टेट लेवल इज नोन एज स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंक, इज अपेक्स बैंक, हाईएस्ट बैंक इन द कोऑपरेटिव बैंक। इसके अंदर स्टेट लेवल पे हायर ट्रांजैक्शन किया जाता है। ये जैसे कि आंध्र प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, आसाम कोऑपरेटिव बैंक, गुजरात कोऑपरेटिव बैंक, गोवा कोऑपरेटिव बैंक, ऐसे अदर बैंक्स है जिनको ये कनेक्टेड है हमारे डिस्ट्रिक्ट से, और जहाँ पे स्टेट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट है, प्राइमरी है, तो ये सब एक चैनल के थ्रू वर्कआउट करती है। और इसको ऑथराइज्ड दिया है बाय द एक्ट ऑफ 1904 कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि क्रेडिट कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड प्राइमरी लेवल इज क्लियर। नाउ अदर वन इज दैट डेवलपमेंट, जो अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जहाँ पे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आर एजेंट, डेवलपमेंट से ही समझ में आता है कि कुछ ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए ये इंस्टीट्यूट फॉर्म हुई है। फाइनेंशियल मतलब पैसे का इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे DFI इसका फुल फॉर्म है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आर एजेंसीज दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट। कौन सा असिस्टेंट ये प्रोवाइड कर रही है? एक तो मीडियम, आफ्टरवर्ड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट। अगर ये जिधर जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है मनी का फॉर डेवलपमेंट पर्पस, तो ये हेल्पफुल होती है स्पेसिफिक पर्पस के लिए लोगों को जब फाइनेंशियल ज़रूरत होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एग्जिम इज़ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ग्रोथ। तो अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ेगा तो हमारा डेवलपमेंट होगा। सो ऐसे चीज़ों के लिए ये फाइनेंशियल प्रोवाइड करती है। जैसे कि हमारा सेकंड नाबार्ड एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ करता है, तो वहाँ ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रही है फॉर ए मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट। इससे क्या होगा? इससे हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होगा। दे हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड अदर की सेक्टर्स। जब भी कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो कौन से सेक्टर्स में होता है हमारे, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, एग्रीकल्चर से अगर ये ग्रोथ कर रहा है तो हमारा इकोनॉमिक ऑब्वियस है कि ग्रोथ करेगा ही। तो ये की सेक्टर्स है जहाँ पे ये फाइनेंस लगाता है और उससे हमारा ग्रोथ हो रहा है। जैसे कि नाबार्ड में अगर फाइनेंशियल असिस्टेंट कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ेगा ही। तो यहाँ पे वेरी वाइटल रोल प्ले कर रहा है इसके लिए। फिर इसके बाद देखो, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट टू द इस्टेब्लिश इन 1948। यहाँ पे इट इज़ अ फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि 1948 में हमारा IFCI ये फर्स्ट वो था जिसने वो किया, स्टार्ट किया डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। फिर क्लियर है इसका क्या वो दिया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का, ये लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म लोन देता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ अवर इकोनॉमिक एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री। Development financial institutions have diversified their operation with the advent of liberalization and globalization. Liberalization का मतलब फ्री मूवमेंट और ग्लोबलाइजेशन मीन्स
वर्ल्ड वाइड। अगर डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, तो हमारा नेशन कैसा हो जाएगा? लिबरलाइज्ड एंड ग्लोबलाइज्ड। They have set up subsidiaries to offer a wide range of new products and services such as commercial banking, finance, broking, venture capital finance, infrastructure financing, e-commerce, etc. यहाँ पे बोला है कमर्शियल बैंकिंग, अगर पैसा अवेलेबल है तो हमारा उसके अंदर क्या आएगा? कमर्शियल बैंकिंग आएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है कमर्शियल बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग मतलब जहाँ पे इजीली ट्रांजेक्शन ऑफ मनी फॉर डिपॉजिट एंड लोन प्रोवाइडिंग। कंज्यूमर फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस मतलब जहाँ पे कंज्यूमर वो करना। ब्रोकिंग, ब्रोकिंग मीन्स जहाँ पे ब्रोकरेज वाला हम अर्न कर सके। वेंचर कैपिटल फाइनेंस, जहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट कैपिटल, जब कोई बिजनेस चालू करना है तो वेंचर चालू करने से पहले पैसा लगता है तो वो प्रोवाइड करना। इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चरल मतलब हमारे कंट्री का रोड, रेल, ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, उसमें फाइनेंस करेंगे तो हमारा कंट्री ग्रोथ करेगा ही। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स मतलब हमारा बिजनेस, हमारा सब इकोनॉमिक ग्रोथ करना। दस डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग देमसेल्फ इनटू यूनिवर्सल बैंक। Development finance institution are in process of converting themselves into universal bank। अगर फाइनेंस प्रोवाइड करें इतना वाइड रेंज के लिए तो उनका क्या मोटिव होगा कि वो यूनिवर्सली वर्कआउट करेंगे, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे बढ़ेंगे और हमारा कंट्री भी आगे बढ़ेगा। RBI has issued guideline for development financial institute to become commercial bank। आरबीआई ने गाइडलाइन प्रोवाइड किया है किसके लिए? फाइनेंशियल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए, टू बिकम अ कमर्शियल बैंक। उनको कमर्शियल बैंक बनने का उनके लिए गाइडलाइन कर दिया है आरबीआई ने। लेकिन फॉर एग्जांपल ICICI इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसे कि एक कमर्शियल बैंक है, हमें पता है। ऐसे ही जितने भी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लॉन्ग रन कर रहे हैं, तो उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है कि वो अपने आप को कन्वर्ट कर ले कमर्शियल बैंक में। हैज़ बिकम अ यूनिवर्सल बैंक बाय रिजर्व मर्ज विथ इट्स सब्सिडरी ICICI बैंक। जहाँ पे ICICI बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सल बैंक, नाउ इट इज़ बीन डन बाय रिजर्व मर्जर, पैसे का और RBI का मर्ज करके वो सब्सिडरी वो हो चुका है। So clear with the development फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसमें क्या क्या है? एक तो वो 1948 एक्ट से वो कर रहा है। सेकेंडली लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। हमारा बहुत सारा डेवलपमेंट और अलग अलग फंक्शंस प्रोवाइड करती है, जैसे कि बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, फाइनेंस, ब्रोकिंग, वेंचर कैपिटल, ये सब फंक्शन प्रोवाइड कर रही है। डेवलपमेंट ऑफ नेशंस कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है। तो हमारा ये क्लियर है। After that we are going to see Discount and Finance House of India. Discount and Finance House of India. The Discount and Finance House of India was set up in 1988 as a money market institution based on the recommendation of Waghel Committee. एक वागेल कमेटी इज अ ग्रुप ऑफ मेंबर जिसके थ्रू फाइनेंस डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन 1988। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस जहाँ पे पैसे का डिस्काउंट और फाइनेंस जहाँ पे पैसे का लेन देन हो रहा है, ये एक कमिटी के थ्रू फाउंड हुआ है, वागुल कमिटी, अंडर द एक्ट ऑफ 1988। It is jointly owned by RBI, Public Sector Bank and Financial Institute to impart liquidity to money market instrument। यहाँ पे बोला है, ये फॉर्म तो हमें पता है, वागल कमेटी एक्ट 1988 से हुआ है। इट इज़ जॉइंटली, साथ में इट इज़ जॉइंटली ओन्ड बाय RBI, पब्लिक सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये सब ने इसे ओन किया है। किस लिए ओन किया है? टू इम्पार्ट लिक्विडिटी टू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इम्पार्ट लिक्विडिटी बोला है मतलब ईजिली पैसे का लेन देन, जैसे कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है।
इंस्ट्रूमेंट की तरह उसे यूज़ करना, ताकि लोगों का क्या हो, मॉडर्नाइजेशन आए, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ग्लोबलाइजेशन हो, तो इसके लिए हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो, इसलिए ये फॉर्म किया गया है। बाय दिस आवर ऑर्गेनाइज सेक्टर हैज़ बीन कम्प्लीटेड। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या था हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे कि हमने देखा था, ऑर्गेनाइज सेक्टर में वेरियस वो थे, जैसे कि फर्स्ट वॉन्स RBI, सेकेंड वॉज कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के बाद हमने देखा कोऑपरेटिव बैंक, फिर उसके बाद हमने देखा आज डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। तो उसके बाद हमारा पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर हो चुका है। अब हम देखेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में द अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या मीनिंग देखा था। ऑर्गेनाइज्ड है तो मतलब क्या होगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो जहाँ पे हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे से चल रहा है, जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन में चलना हमने देखा, वहाँ पे एक्ट फॉलो किया जा रहा है, RBI के गाइडलाइंस फॉलो किए जा रहे हैं ताकि वो फंक्शन अच्छे से करे, वो ट्रस्ट वर्दी है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जहाँ पे जो भी फंक्शंस हो रहे हैं वो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करेंगे। जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करेंगे तो हमें इसका पूरा अनऑर्गेनाइज्ड वे से रहेगा। इसका जो वर्किंग है वो कैसे होगा, अननेचुरल होगा, कोई वो नहीं है कि फिक्स पीरियड के लिए है, कभी भी बंद हो सकता है, ऐसे अनऑर्गेनाइज्ड, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो किए जाएंगे, कोई एक्ट के अंदर नहीं है, किसी के गाइडलाइंस के अंदर नहीं है। इट इज़ अ ओन वर्किंग, वी कैन से इट इज़ अ ओन वर्किंग सेक्टर, जहाँ पे किसी के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। देखिए यहाँ पे जैसे कि द अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इन इंडिया कंप्राइजेस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स, मनी लैंडर्स, अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। यहाँ पे लोगों को जैसे कि अनऑथराइज्ड पीपल वर्क करते हैं। द एक्टिविटी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट आर लार्जली कन्फाइंड टू द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज मतलब जो कि गांव एरियाज में होता है। तो यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है, एक तो ऑथराइज्ड है ऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पे सब लीगल वर्क किया जाता है, दूसरा क्या है अनऑर्गेनाइज्ड जहाँ पे इलीगल नहीं बोल सकते लेकिन एज पर ओन फंक्शनिंग इस चल रहा है, वहाँ पे खुद के लोगों के तरीके से सारी चीज़ें चल रही। तो इसमें बहुत डिफरेंस है। अगर ऑर्गेनाइज्ड है तो वो लीगली फॉलो किया गया है अंडर द एक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड है तो वो नहीं लीगल फॉलो किया है। सो टुडे वी आर going to have our lecture till here. If there is any doubt regarding to the lecture, you can send me a text or message. I will help you in the any doubt. So thank you for the today's lecture, student.